much for coming for the press meet of Rocketry. मुझे पता है कि हमारे इस देश में बहुत सारा ड्रामा चल रहा है इस वक्त, जो कि इस फिल्म से भी बड़ा ड्रामा है. इसके बावजूद आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हिंदी में बात करूँ या अंग्रेजी में. हिंदी ठीक है? बढ़िया. तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसके साथ शुरू करना चाहता हूँ कि ये पिक्चर बनी कैसे, बनी क्यों और इसकी खासियत क्या है. विक्रम वेदा नामक पिक्चर ख़त्म करके तमिल में जब मैं सोच रहा था कि मैं कौन सी पिक्चर बनाऊं, उस वक्त किसी ने मुझसे आके कहा कि भाई नंबी नारायण नामक एक इसरो साइंटिस्ट हैं. ये 2016 की बात है कि नंबी नारायण करके एक साइंटिस्ट हैं इसरो के, जो कि दिखने में बहुत अच्छे हैं. उनके एक मालदीवियन औरत के साथ अफेयर हो गई. दोनों पकड़े गए. उन्होंने इंडिया की जो रॉकेटरी सीक्रेट है उसको पाकिस्तान को बेच दिया, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया. इंटरोगेशन के दौरान लगभग उन्हें जान से मार दिया गया. फिर भी वो बाहर निकले और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं. तो मैंने कहा बढ़िया है यार, गुड लुकिंग इसरो साइंटिस्ट, मालदीवियन औरतें, तो ये पुअर मैन जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनेगी. तो हम इस तुच्छ और बहुत ही नीच इरादे के साथ मैं नंबी नारायण साहब से मिलने त्रिवेंद्रम चला गया. जिस वक्त मैं उनसे मिला, उस वक्त जैसे मुझे किसी ने जोर से चाटा मारा हो, क्योंकि नंबी नारायण से मिलने के बाद माधवन आफ्टर नंबी नारायण एक अलग ही इंसान बन गया. उस आदमी में जो तेजस थी, उसके चेहरे में जो रौनक के साथ जो दर्द था, उसकी आंखों में जो आंसू थे, और उसके मतलब जो प्रेजेंस और ऑरा था, उसको देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है. इस इंसान को सिर्फ इस स्पाई केस की वजह से नहीं जाना जा सकता. इनमें कोई तो बात है जो हम मिस कर रहे हैं. पर ये मुझसे बड़े अदब से मिले. उन्होंने मुझसे कहा माधवन साहब, मैं आपकी पिक्चरें देख चुका हूँ और आप बड़े अच्छे एक्टर हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ. मैंने कहा बहुत अच्छा. और फिर हम केस के बारे में बात करना शुरू किया और वो एकदम आग बबूला हो गए. उनके होंठ कांप रहे थे. वो मुझसे कह रहे थे कि ये ऐसे इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ, ये केस को देखो, हम कहाँ थे, ये औरत कहाँ थी, ये वो. बड़े गुस्से में बात कर रहे थे. मतलब उनके चेहरे पे मतलब ठहराव ही नहीं था. मैंने कहा साहब आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपको तो मतलब निर्दोष साबित कर दिया गया, कोर्ट ने कह दिया कि आप निर्दोष हैं. और उन्होंने कहा खाक पता है यार, तुझे पता है, मुझे पता है, कोर्ट को पता है, पर आज भी आप मेरा नाम गूगल में डाल के देखो आता क्या है. और वो सही कह रहे थे. जब मैंने गूगल में उनका नाम डाला तो आया कि इसरो स्पाई केस नंबी नारायणन. कहता आज भी मैं स्पाई हूं, मेरे घर पे मतलब लोग लड़की नहीं देना चाह रहे यार. और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है. तो मैं भी उनकी बातों में आकर बहक गया. मैं भी उनके बहकावे में आ गया, उनके इमोशन में आ गया और पूरी केस की मैंने स्टडी की. और 7 महीने लगा मुझे वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए. 7 महीने बाद भाई साहब जब मैं ये स्क्रिप्ट लेकर उनके पास गया तो बड़े खुश थे. वो पढ़े, नरेशन सुने. मैं भी बड़ा नर्वस आ गया था क्योंकि मैं पहली बार स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ. और उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है माधवन, लेकिन ये जगह जो है ना, यहाँ पे आप थोड़े चूक गए, क्योंकि इस वक्त ना मैं इंडिया में नहीं था, मैं प्रिंसटन में था क्रॉको के साथ. मैंने कहा 1 मिनट, आप प्रिंसटन कब गए? उन्होंने कहा यार मैं तो पहला आईवी लीग साइंटिस्ट हूँ ना इंडिया से, मैं प्रिंसटन में था क्रॉको के साथ. मैंने कहा प्रोफेसर लुईजी क्रॉको के साथ थे आप? उसने कहा हाँ. मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आप, क्योंकि प्रोफेसर लुईजी क्रॉको नासा के सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट माने जाते हैं. वो मून मिशन के जो है माए बाप माने जाते हैं. उनका और आपका क्या लेना देना? कहता है मैंने उनके अंडर तो मेरी थीसिस की है 10 महीने में. मैं यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि प्रोफेसर क्रॉको के साथ लोग 8-8, 10-10 साल में थीसिस कर पाते हैं और कोई लोग तो आज तक नहीं कर पाए. और ये कह रहे हैं कि 10 महीने में. उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी के बारे में बात करना शुरू किया. प्रिंसटन, फ्रांस, जहाँ पे वो 72 साइंटिस्ट को लेकर ये प्रिटेंड करते हुए गए हैं कि हम उनको फ्रेंच नहीं आते, लेकिन 3 साल से फ्रेंच सीख रहे थे. वहाँ पे जाके गधा मजदूरी करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो वो लिक्विड इंजन बना रहे थे उसके बारे में वो सीख पाए. स्कॉटलैंड में जाकर 400 मिलियन पाउंड के सामान ले आना. यूएसएसआर जाकर उनसे लड़ना, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर टूट रहा था. रशिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने का वादा किया था, जो वो दे नहीं पा रहे थे पैसे देने के बाद. और ये तीनों मद्रासी साइंटिस्ट वहाँ चले गए. उन्हें वहाँ पे रशियन को डराया, धमकाया, उनको मोहित किया. दिन में उनसे बातें कर रहे थे और रातों रात
उड़ान एयरलाइन को मतलब पैसा देकर उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन वहाँ से कैसे स्मगल करके वहाँ पाकिस्तान इंडिया लाया। मैंने कहा यार मैं तो यहाँ एक छोटे से जेम्स बॉन्ड, चीप जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनाने आया था, यहाँ तो आप जेम्स बॉन्ड के बाप निकले। ये वाकई में सच है क्या? मैंने कहा मैंने आपकी किताबों को पढ़ा है पर यहाँ पे कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। अफसोस की बात है कि ये सब कुछ सच था। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों के बारे में नंबी नारायण सिंह अब बात भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको नहीं लगा था कि ये कोई बड़ी बात है। मैंने कहा सर आपने ये सब किया और ये विकास इंजन? कहता हाँ विकास इंजन मैंने ही बनाई है, जैसे कि हमने पकौड़ा घर में बनाया वैसे उन्होंने विकास इंजन बना लिया। मैंने कहा सर आपने विकास इंजन बनाया है? कहता हाँ मेरे मेंटोर विक्रम साराभाई के नाम पे मैंने इस फिल्म को विकास रखा है, इस इंजन को विकास नाम दिया है और मैंने बनाया। मैंने कहा सर आप, मैं पिछले 7 महीने से फुद्दू की तरह स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, आपने ये मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब बर्बाद हो गए मेरे 7 महीने और आपको लगा ही नहीं कि ये सब इसकी जिक्र होनी चाहिए। मैंने कहा क्या जिक्र करूं? उन्होंने मुझे तनख्वाह दिया, मैंने अपना काम किया। और उस दिन मुझे जो झटका लगा उसी वजह से मतलब जो मेरे में फीवर और जुनून चढ़ा है, क्योंकि उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि इस देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं। एक वो जो पूरी वीरता के साथ भारत माता की जय करके अपनी जान पर खेल के देश को बचाते हैं, देश की सेवा करते हैं और उनके बारे में गुण गाना चाहिए, उनकी जो सैक्रिफाइस है वो सराखों पर एक और किस्म के देशभक्त होते हैं जो हर रोज़ अपनी जान को जोखिम में लगाते हैं, हर रोज़ मतलब खतरा मोल लेते हैं, ये जानते हुए कि उनके बारे में कोई कभी नहीं जानेगा, उनके बारे में कोई किताब नहीं लिखेगा, उनके बारे में कोई सड़क, उनके नाम की कोई सड़क नहीं होंगे और उनकी सैक्रिफाइस को कोई नहीं सहाराएगा और जानेगा भी नहीं। और उनमें से एक बड़े नाम थे डॉक्टर नंबी नारायणन। और मैं बौखला गया, मेरे अंदर मतलब एक अजीब सा एक एक्सप्रेशन होने लगा। मैंने कहा नंबी नारायण साहब ये तो बहुत गलत है कि आपके बारे में और इस केस के बारे में कोई पिक्चर बनाए, क्योंकि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आपने जो इस देश के लिए किया उसके बारे में न जानना मुझे लगता है कि ये देश के साथ एक धोखा है। मैं आपके लाइफ पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जहाँ पे आपको मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ठहराऊंगा, आपके कोई अवगुण नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं मतलब एकदम सीधे साधे दूध में धुले हुए इंसान होंगे जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि देश ने इनके साथ धोखा किया, तो मैं उस टाइप का फिल्म मेकर और कहानी बनाने वाला नहीं हूँ। मुझे ये बताइए कि आप में अवगुण क्या हैं, आप कैरेक्टर फ्लॉज क्या हैं, आप में हैवानगिरी क्या है, आपने ऐसा कुछ किया है जो इंसान मतलब डर जाए आपको देखकर। मैंने कहा कि आपने किसी औरत के साथ सोया है, कि आपने अफेयर की है, बताइए। 75 साल के एक उम्र इंसान से मैंने ये डायरेक्ट पूछा। 2 बजे थी, मैं जानना चाह रहा था कि ये अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। आमतौर पे किसी 75 इंसान के आदमी से आप कहेंगे तो वो कहेंगे चलो भैया आप अपना तमीज़ से बात किया करो, क्या बात कर रहे हो। पर नंबी नारायण साहब 1 सेकंड के लिए भी झिझके नहीं। उन्होंने कहा मेरे अवगुण के बारे में जानना चाहते हो, लो बताता हूँ। और उन्होंने जो अपने कैरेक्टर फ्लॉज बताए, जो उनकी हैवानगिरी थी, जो उनके अंदर जो मतलब क्या बताएं, मैं उनकी जो बैड क्वालिटीज थी मैं सुनकर सुन्न हो गया, मैं डर गया। मैंने कहा ये इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। और मैंने उन सब चीज़ों को बटोरा। 1.5 साल मुझे और लगे उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। उन सारे अवगुण के बारे में मैंने इस पिक्चर में बताया है, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक ये अवगुण नहीं बताए जाएंगे, जब तक मैं इसको इंसान नहीं बनाऊंगा, तब तक इनकी जो अचीवमेंट है उस पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। और 1.5 साल बाद ये स्क्रिप्ट जब मैंने फिर से लिखी और मैंने शूटिंग शुरू किया, तब से लेकर आज तक हमारे सर से ये जुनून नहीं उतरा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पिक्चर क्यों बनाया, खास करके 2 वजह हैं। एक ये कि नंबी नारायण नामक इंसान के साथ जो हमने किया वो सिर्फ इंडिया में नहीं, कोई भी देश में लोग अपने साइंटिस्ट के साथ नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा जो है देश के साथ धोखा आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम फिल्म वाले जो हैं बड़े बड़े बजट्स की पिक्चर बनाते हैं, हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते हैं, अपनी फ्रीडम के बारे में बनाते हैं, मुगल फाइट के बारे में बनाते हैं। लेकिन एक और क्षेत्र है जहां इंडिया सबसे मतलब जहां इंडिया के अचीवमेंट को मतलब सराहा जाता है, सराखों पर रखा जाता है, और उसके बारे में हम नहीं कहते, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे आईटी के हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे आईटी और जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, और हमारे रॉकेट साइंटिस्ट जो हैं,
अमेरिका अगर इंटरस्टेलर बनाता है, इंसेप्शन बनाता है, अपोलो 13 बनाता है, स्टीव जॉब्स की फिल्म बनाता है, तो हमको लगता है कि हाँ भाई, ये अमेरिकन में ये क्षमता है कि ये दुनिया को बचा सके, ये बड़े सुपरस्टार्स हैं, यही लोग जो हैं हमारी दुनिया को बचा पाएंगे। पर सच तो ये ऐसे ठोक के वहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे हीरोज रोज पड़े हुए हैं जिनके बारे में हम नहीं बात करते, और इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल खो रहे हैं हमारे देश के। और ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मतलब ये है कि हर एक इंजीनियर को ये लगता है कि मैं बड़ा होऊंगा, यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैं अपना देश का नाम बाहर रोशन करूंगा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको यहाँ शायद मौका नहीं मिल रहा है, पर इन सब लोगों को वापस ले आना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़े होने की वजह से मैं जानता हूँ कि आने वाले सालों में और बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र, आपके अनुमान से भी ज़्यादा शीघ्र अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। अंतरिक्ष हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। हमें जाकर मून में सेटल होना पड़ेगा, हम वहाँ के एलिमेंट्स को शायद परख कर ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे एलिमेंट्री टेबल में नहीं है, जिसकी वजह से शायद ऐसे दवाएं निकल जाएं जो हमारे जो डिजीज़ यहाँ पे हैं जिसे हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसके कोई हल निकल आए। हमें मार्स जाना ज़रूरी होगा। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जिस इंसान के पास ज़मीन थी, जिससे ज़मीन पर उसका काबू था, कंट्रोल था, वो राजा था। उसके बाद जिन लोगों ने समुंदर पर कंट्रोल कर लिया, वो देश के सबसे माहिर और स्ट्रॉन्ग नेशन बन गए। फिर दोज दैट कंट्रोल द स्काईज इन द एयर, दे स्टार्टेड रूलिंग द वर्ल्ड एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल नेशन। बट नाउ इट इज स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर। जिसको कंट्रोल होगा स्पेस के बारे में, जो स्पेस के बारे में ज़्यादा जानेगा और उसका कंट्रोल रख पाएगा, वही इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेशन रहेगा। और इंडिया में ये काबिलियत है। आप लोग शायद जानते नहीं, हमारा जो मंगल मिशन हमने पूरा किया है, जो पहली बार हमने सक्सेसफुल हुए हैं, एक एट अ कॉस्ट विच इज़ लेस देन हॉलीवुड फिल्म, जो बाकी देश 900 मिलियन 600 मिलियन खर्च करके 35 बार 75 बार करके गए हैं, वो, और उनके पास 3 इंजन थे मार्स जाने के लिए, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल और क्रायोजेनिक। इंडिया के पास सिर्फ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, और खास करके वो लिक्विड फ्यूल इंजन जो नंबी नारायण ने बनाया। और इस इंजन, सिर्फ 2 इंजन की वजह से हम पहली बार में एक ऐसे सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में छोड़ आए जो 1 साल तक जाता रहा मार्स में, और मार्स में अब जाकर उसको कैप्चर कर दिया। वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास पंचांग थी। पंचांग की वजह से हम ये तय कर पाए कि कौन से दिन, कितनी बजे, कितनी सेकंड, कितने मिली सेकंड में हमें रॉकेट लॉन्च करना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष में जाकर जो हमारा सेलेस्टियल मैप ये बताता है कि मून की ग्रेविटी कहाँ पर है, सैटर्न की मून की ग्रेविटी कहाँ है, सन के रेस के ग्रेविटी की वजह से कौन सा असर पड़ेगा हमारे सैटेलाइट जो कि 40,000 किलोमीटर पर सेकंड जा रहा है, वो हर चीज को 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर पाए बिकॉज ऑफ आवर पंचांग, और हम सक्सेसफुल हुए। और इसके बारे में हमने फिल्म नहीं बनाया, ऐसे लोगों के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शायद हमको लगता है कि ये सब मुमकिन नहीं है, सिर्फ अमेरिका में ये पॉसिबल है। इसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाया। दूसरी बात, इस फिल्म में हमने ऐसे कई चीज़ें की हैं। एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मैं बता दूँ नंबी नारायण साहब के साथ हुआ क्या। पता है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं, माफ़ कीजिएगा आपको ये कहानी ऑलरेडी पता है, आप लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो हमारे क्लास में हमेशा एक इंसान होता है, एक लड़का होता है जो गुड बॉय होता है, जो हमेशा होमवर्क ख़त्म करता है, कपड़े आयरन करके आता है, टाइम पे स्कूल पे घर आ जाता है, स्कूल चला जाता है, बदमाशी नहीं करता, सबसे सामने बेंच में बैठता है, टीचर जब सवाल पूछती तो सबसे पहला हाथ उठाकर सवाल मतलब सही जवाब भी दे देता है। मतलब माँ बाप कहते हैं कि इसके तरह तो क्यों नहीं हो सकता, मतलब। और जब ये लड़का कहीं थोड़ा सा गलती करता तो सबसे पहले टपली मारने वाले हम भी होते हैं कि यार ये गलती कर गया ना, ये पे देखो इंसान है, ये जो है नॉर्मल है, और हम सब टूट पड़ते हैं उस पर, ताकि हमको भी ऐसा लगे कि हम भी उतनी ख़राब नहीं है जितना, और ये भी उतना अच्छा नहीं है जितना 2 लोगों को लगता है। और ये जो हमारी फितरत है ना, इसको हम सोसाइटी में भी ले जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं हमारे लिए यकीन मानना मुश्किल हो जाता है कि अरे यार इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगा इसका। नंबी नारायण इतने अच्छे ने, दिखने के लिए इतने अच्छे हैं, उनके साथ ये अफेयर क्यों नहीं हुआ है? तो अफेयर ज़रूर किए होंगे। मालदीवियन औरत के साथ उनको अफेयर हुआ ही हुआ, क्योंकि वो दिखने में इतने अच्छे हैं और इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने जीनियस हैं। और मैं आपको बता दूं कि नंबी नारायण साहब देखने में बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे नहीं, एकदम गुड लुकिंग थे। इनफैक्ट मैं आप चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक ऐसे गुड लुकिंग इंसान का लगा लें जो आज तक आपने शायद देखा ना हो,
और जब ये प्रिंसटन में थे ना, वो इतने गुड लुकिंग थे कि लोग कहते थे कि ये जॉन एफ कैनेडी से भी गुड लुकिंग है। अब मैं चाहता हूं कि आप वो भी इमेजिन कर लें। अब दो चीज हो सकता है, या तो मैडी बकवास कर रहा है, बावला हो गया है, ऐसा हो नहीं सकता, या ये हो सकता है कि नंबी नारायण वाकई में इतने खूबसूरत थे। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा लाइट्स बंद कर दें लोग, और भाई साहब आप भी थोड़ा लाइट्स बंद कर लीजिए। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जब नंबी नारायणन प्रिंसटन में थे अपनी बीवी के साथ। लाइट्स ऑफ प्लीज। अब ये रॉकेट साइंस थोड़ी है, जल्दी बंद कर दे भाई। नंबी नारायण इन प्रिंसटन। अब आप बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं, सही? थैंक यू। अब जब तो किसी को यकीन, सबको यकीन करना मुश्किल हो गया कि नंबी नारायण साहब का अफेयर हुआ ही। आ रहा भाई, आ रहा, आराम से आराम से, थोड़ा एक कदम, मैं बोलना बंद कर देता हूँ। खुश हो गए सब? चलो। तो सबको ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये एक्चुअली इनोसेंट है। तो इस फिल्म में हमने कई चीज़ें की हैं जो मैं मानता हूं कि आज तक किसी भी फिल्म में नहीं हुआ हो, और इसके लिए मैं आपको बता दूं पहले कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इस फिल्म को हमने 3 लैंग्वेज में लगातार शूट किया है, इंग्लिश, हिंदी और तमिल। और इसको हमने 8 कंट्रीज में शूट किया है। हमारे सारे आर्टिस्ट हर लैंग्वेज बोलते थे, और हमने लाइव साउंड शूट किया और 50 साल दिखाया है, जो आज तक किसी फिल्म में किसी ने नहीं किया हो। दूसरी बात, इस फिल्म में हमने जब किरदार निभाया तो हमने 29 साल की उम्र से लेकर 69 साल के 80 साल की उम्र तक के इंसान की मैंने वो दिखाई है, लुक दिखाई है। और इस लुक में हमने थोड़ा भी प्रोस्थेटिक नहीं यूज किया, यानी कि कोई चिपकाई हुई दाढ़ी नहीं, कोई विग नहीं, कोई वजन जो है पैडिंग की वजह से नहीं दिखाया गया, पतला दिखाने के लिए हमने ग्राफिक्स नहीं किए। 2.5 साल की रिसर्च किया था मैंने, अपना जबड़ा तोड़ाया था ताकि मेरे दांत नंबी नारायण साहब की तरह लगे। और मैं आपको ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया। पर ये हमने 2.5 साल के रिसर्च के बाद पूरी तैयारी के साथ, पूरी सुरक्षा बरकरार रखते हुए हमने ये सब किया है, जो आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने किया हो। तो मैं आपको पहले ये दिखाना चाहता हूँ। वी हैव द मेकिंग वीडियो, या लुक, एक वीडियो देख लीजिए आप। लाइट्स ऑफ प्लीज। Transforming from Madhavan to Nambi Narayanan, not just in one age group, but from when he was 30 till he is 79, which anybody who sees the film will understand why. मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, जब मुझे सीनियर नंबी नारायण दिखना था, और उस वक्त मैं सेट पे जैसे दिख रहा था, उसका फोटो ये है। ये नहीं, ये नहीं है। अरे रॉकेट साइंस में पिक्चर बना रहे भाई, रेड वाला। ये है मेरी फोटो। दिस इज एक्चुअली मी ऑन द लास्ट डे। दैट्स माय रियल स्टमक। आप लोग पूछ रहे होंगे कि एक तो आप लोग सब मेरी पेट की ओर देख रहे हो भैया। दूसरी बात यह है कि आपको मैं यकीन दिला दूं कि वो असली स्टमक था। एक और वीडियो देखेगा आप, जहाँ पे मैं नंबी नारायण की तरह हूँ और मैं हंस रहा हूँ। उस वक्त आप देखिए कि पेट हिलता कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा जिनके पास पेट है कि ये सही पेट है कि नहीं। ये पैडिंग वाला पेट हो नहीं सकता। अब मैं आपको एक ऐसा फोटो दिखाऊंगा, इस फोटो को लेने के ठीक 14 दिन बाद वाली मेरी ये फोटो। आप हेयर स्टाइल नोटिस करें ताकि आपको यकीन हो जाए कि कुछ चेंज नहीं हुआ। और 14 दिन बाद हमारे रिसर्च की वजह से जो हमने किया है, वो फोटो देखिए। या तो मैं बता दूं कि ये सब रियल है। अगर आप पूछोगे कि ये सब रियल रखना क्यों ज़रूरी था, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया है, हर चीज़ रियल है। और अगर ये देखते वक्त आपको थोड़ा सा शक हो जाए कि भाई ये मूंछ अलग झूठा है, या दाढ़ी झूठा है, या पेट पे पैडिंग डाला गया है, तो बाकी सब चीज़ों पे भी आपका यकीन उठ जाएगा। विच इज़ द रीज़न आई हैड टू डू दिस। यही नहीं, मेरे सारे साइंटिस्ट, मेरे सारे आर्टिस्ट ये कर पाए हैं। और इसके साथ जो हमने एक और चीज़ किया, जो पहली बार की जा रही है फिल्म स्क्रीन पर, वो ये है कि आप लोगों ने रॉकेट लॉन्च देखे होंगे, बहुत सारे रॉकेट्स देखे होंगे, आपने स्पेस देखा होगा, सैटेलाइट देखा होगा, लेकिन आप में से किसी ने स्क्रीन पर रॉकेट इंजन नहीं देखा होगा। और मैं लेडीज़ को बता दूं, औरतों को बता दूं कि रॉकेट इंजन जो है ना, देखने के लिए एक डायमंड ब्रोच की तरह दिखता है। मतलब आप देखते ही प्यार हो जाए
मेरी बीवी कह रही थी यार दे दो, मैं लॉकेट की तरह पहन लेती हूँ, इतनी खूबसूरत है वो, शाइनी होता है, एकदम प्योर होता है, एक डस्ट उस पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डस्ट हो तो मैल फंक्शन कर जाएगा। लेकिन जब वो इंजन चालू होता है वो इतना पावरफुल होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि 3 किलोमीटर तक आपके कान के पर्दे फट जाएं, खून निकल आए। और ये आवाज़ जो इंजन करती है, दैट इज़ द लाउडेस्ट नॉइज नोन टू मैन। तो ये अगर आपका सवाल है कि ये पिक्चर बनाने के बाद कोविड के दौरान आपने ये फिल्म को क्यों नहीं रिलीज़ किया, वो इसी वजह से, क्योंकि जो हम इसका इफेक्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे वो हम OTT पे बिल्कुल नहीं एहसास कर पाएंगे। और ये सिर्फ फिल्म के साथ नहीं बल्कि नंबी नारायण साहब के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए जिस जुनून के साथ हमने पिक्चर बनाई थी, और मैं आपको बता दूं कि ये पिक्चर किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है, ये मेरे मार्केट जो इसकी जो बजट है वो ये मेरे मार्केट वैल्यू के कहीं ज़्यादा है, तो इसको बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं इसलिए इस फिल्म को लिखना शुरू किया क्योंकि मैं इनके सब्जेक्ट के बारे में जानता था, टेक्निकल नॉलेज है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, एरोस्पेस में इंटरेस्ट है, तो मैं इनके इंजन की खासियत समझ पाया और उसको समझाने में मैं अपने आप को काबिल समझता था कि मैं सीन ऐसा लिख पाऊंगा कि पब्लिक समझ जाए। अगर वो रॉकेट साइंस ना भी समझें, ये समझ जाएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है, पर अगर नासा वाला साइंटिस्ट इस पिक्चर को देखे तो उसको समझ में आ जाएगा कि नंबी नारायण ने क्या तीर मारा है, उसको क्रिंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं इसको एज एन एक्टर, हर एक एक्टर चाहता है कि वो एक लाइफ टाइम वाली रोल करे, जहाँ पे नायकन की तरह यंग उम्र से लेके बूढ़ी उम्र तक की उसकी एक्टिंग की क्षमता दिखाए। मुझे नहीं पड़ा था कि मुझे अपना जबड़ा बड़ा तोड़वाना पड़ेगा, फिर भी मैंने कहा एज एन एक्टर मैं ये नंबी नारायण का रोल कर लेता हूँ। जब मैं इसको प्रोड्यूस कराना चाहा तो मैं बहुत लोगों के पास गया, लोगों ने कहा माधवन जी आपकी पिक्चरें बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे अच्छे बनाते हो, ये कौन सी पिक्चर है? मैंने कहा रॉकेटरी। उन्होंने कहा क्या ट्री? मैंने कहा भाई रॉकेटरी है। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो कर लेते हैं, क्या बजट होगी? मैंने उनको बजट बताया। कहता अच्छा हीरोइन कौन है? मैंने कहा सर फिल्म में हीरोइन नहीं है। मैंने कहा अच्छा तो अलग कुछ बात होगी, इसमें फाइट्स कितने? मैंने कहा कोई फाइट नहीं है। कहते आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म कह रहे हो लेकिन फाइट नहीं है। मैंने कहा फाइट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि गाने कितने हैं? मैंने कहा गाने नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लेता हूँ। और मेरे साथ जो प्रोड्यूस करने के लिए आए मेरे दोस्त विजय मुलन, कहाँ है भाई विजय? विजय मुलन कहाँ है नहीं? अच्छा, मेरे जो प्रोड्यूसर मिस्टर विजय मुलन हैं और वर्गीस मुलन और 27th एंटरटेनमेंट, ये भी इस फिल्म में जब जुड़े हैं मुझे लगा कि ये मेरे लिए जुड़े हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये नंबी नारायण साहब के इतने बड़े फ़ैन थे कि इन्होंने कहा कि ये पिक्चर बनाना है और चाहे सर फूटे या माथा, ये पिक्चर हम पब्लिक को ज़रूर दिखाएंगे। तो वो जुड़ गए, तो पिक्चर के लिए हम रेडी हो गए। पर कतई इस फिल्म को मैं डायरेक्ट नहीं करने वाला था, क्योंकि डायरेक्ट करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो मेरे में है ही नहीं, पेशेंट भी नहीं है। मैं एक एक्टर हूँ, सेट पे चले जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई आज ये कपड़े पहनना है, इस हीरोइन के साथ नचाना है, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हम शूटिंग कर लेते हैं, हमको चेक दे देते हैं, मैं बैंक चला जाता हूँ, रिलीज़ के टाइम पे नर्वस होने का नाटक कर लेता हूँ, पिक्चर रिलीज़ हो जाती है, फिर खुश हो जाता हूँ। पर ये डायरेक्शन मोल लेना, लोगों के लिए रुकना, उन लोगों के लिए फ़ोन, उन लोगों को फ़ोन करना जिनका मैं फ़ोन शायद लाइफ में कभी उठाऊँ नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे करना पड़ा। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट करने के लिए रेडी नहीं था। शूटिंग के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले मेरे डायरेक्टर साहब जो थे उनसे उनका शेड्यूल मैच नहीं हो पाया, उन्होंने एंड वक्त पे हमें वो इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए। उस वक्त मेरे पास दो चारा था कि पिक्चर को या तो ड्रॉप कर दो, या फिर नंबी नारायण साहब का कहना था कि मैडी आप ये कहानी के बारे में जानते हो, इंजन के बारे में जानते हो, आपने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किए, तो आप फिल्म को डायरेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे फंडर्स भी कहा कि हाँ है आप करो यार, इट शुड बी ओके। तो एक मूड में आके, जोश में आके मैंने कहा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन 25 दिन बाद जब मैं पहली बार सेट पे गया तो ऐसी फटी है कि क्या बताऊँ। मतलब मेरे सामने एक ऐसा पहाड़ खड़ा था जिसका मैं शिखर नहीं देख पा रहा था, डरा हुआ था। मेरे दोस्त ने कहा यूएस से फ़ोन करके, पता नहीं क्यों उसने फ़ोन किया, लेकिन यूएस से फ़ोन करके उसने कहा कि मैडी यार तू सेट पे पहुंच चुका है, लोग रुके हुए हैं, तेरे सामने कैमरा है, एक शॉट ले ले, पहला शॉट तो ले ले, छोटा सा एक शॉट ले ले बस, फिर तय करना कि करना क्या है। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक पहला शॉट लिया, फिर दूसरा शॉट लिया, और ऐसे शॉट लेते लेते आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 1 जुलाई को पता चल जाएगा कि हमारा कौन कितने पानी में है। पर मुझे गर्व है कि मैंने वो पिक्चर बनाई है जो मैं बनाने निकला था, भले ही 6 साल लग गए हों इस सफ़र में। पर द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ओरिजिनली कंसीव्ड स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़ द लीस्ट, विच इज़ वाई वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम टेक ग्रेट प्राइड इन प्रेजेंटिंग यू द स्टोरी ऑफ डॉक्टर नंबी नारायण। अब मैं पूरी सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे पूछिए। हाँ जी मैम।
माइक दे दें उनको, सेंटर में आ जाऊं? हाँ जी। Hi. हेलो। So you have written, directed and produced the film and like you've gone all in. तो मुझे पूछना था कि ऐसा कोई सीन या एनेक्डोट है that you regret like not including or you wish you could have included in the film? नंबी नारायण एक तो यार जब मैं एक्टर होता था, जब मैं एक्टर हूँ और लोग मुझे कहते थे कि कोई फिल्म को ना डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लिरिक्स भी लिख रहा है और गाने भी कर रहा है, तो मैं हंसता था क्योंकि मुझे पता था कि उस फिल्म का कुछ नहीं होने वाला, मतलब फालतू फिल्म होगी क्योंकि इतने सारे ये एक्सपर्ट डिपार्टमेंट्स हैं कि आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। नंबी नारायण साहब की पूरी जो कहानी है वो इतनी सिनेमैटिक है कि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर को जब बायोपिक आप बनाते हो, you add scenes to make it cinematically palatable. I had to not just keep it original, I had to reduce and deduct incidences to make it believable, because it was impossible to believe that a man could go through so much and not commit suicide, or a man could achieve so much and nobody should know about him. So if anything, I have removed facts. So there is no anecdote. I think the film is very funny in the beginning because Dr. Nambi Narayan had a fantastic sense of humor. We've tried to capture that. But I wish I had 12 hours to tell his story, because the case, which is what he's known for, the spy case, is barely there for 8 minutes in the film. And that is because I couldn't include all that he did, and how he went and slept on the Supreme Court staircase, about how he fought his own case because the lawyers would not represent him, about how the whole constitution was changed. In fact, he made the constitution pay him. The whole story is based on facts and the verdicts from the court. But there is so much more to tell. For 3 years, what did they do in France? How did they behave brutally? What were all his brutal qualities? What did he do and how did he frighten the Russians? I had only 2.5 hours to tell the film, so that is the only regret. So, yes. Yeah. Sir, I have few questions to ask. Few. Achha. Yeah. My first question is, the trailer got released. 1 साल पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था, क्या इतना टाइम क्यों लगा सर ऐसी मूवी को लाने में? पहला सवाल सर मेरा ये है। भाई साहब, हमारे पास चारा नहीं था। जब हम अप्रैल 14 तारीख को इस पिक्चर को रिलीज़ करने वाले थे, तब अप्रैल 2 तारीख को लॉकडाउन हो गया और इस फिल्म को हमने तय किया था कि सिर्फ थिएटर में दिखाएंगे। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारा रिकॉर्ड ये है कि कोविड इरा से पहले ख़त्म होने वाली पहली फिल्म है जो इतनी लेट रिलीज़ हो रही है। बाकी सारे फिल्में रिलीज़ हो गई, हिट होकर पैसे कमा के हजम भी किए गए, लेकिन अब तक हम जो है डरे धमके हुए हैं। और सर मेरा दूसरा सवाल आपसे, जब आपको ये पिक्चर लिखनी थी व्हेन यू, तो उससे पहले आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी नंबी नारायण थी, एंड देयर इज़ वन बुक ऑल्सो रिटन, तो आपने वो किताब पढ़ी थी और कोई ऐसी बातें जो इस मूवी में दिखाएगी जो वो किताब में नहीं लिखी हुई है? भाई साहब, उस किताब तो पहला सवाल का जवाब ये कि नहीं, मैं उनके बारे में नाम ही नहीं सुना था, मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन है। नंबी नारायण नाम तो मेरे कान में पड़ा भी नहीं था। पहली बार जब मैं सुना तो मुझे वो इसरो केस के बारे में वो डायरेक्टर ने बताया। दूसरी बात यह है कि उनकी जो किताब है उसको पढ़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उस किताब में इनके अचीवमेंट्स के बारे है ही नहीं, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि अचीवमेंट है। तो उस किताब को अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा कि एक फीका है यार, क्योंकि उसमें ज़्यादा उनके जो मानसिक स्थिति थी उस वक्त वो सिर्फ इस चीज़ से खफा थे कि ये केस उन पे हो गया। तो वो किताब में भी ज़्यादातर इस केस के बारे में जिक्र किया गया। तो इनके अचीवमेंट्स के बारे में जो रशिया में, यूएसएसआर में, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये तो है ही नहीं। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे 1.5 साल एक्स्ट्रा लगे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सर आपने ये इस मूवी में लिखा भी, आपने डायरेक्ट भी आप की है, और पता चल रहा है कि दिस विल बी योर लास्ट मूवी एज अ डायरेक्टर। इज इट ट्रू सर? नो सर, लाइक आई हैव हर्ड दैट। सो मतलब आई वाज जस्ट सेइंग कि डायरेक्शन मेरी बस की बात नहीं है, एंड दिस वाज अ वाइल्ड ट्रिप बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंसैनिटी। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डायरेक्ट अगेन। And what was the difficult parts as a writer, director and doing acting? What was the difficult part? क्योंकि बायोपिक करने से पहले हम उस इंसान के बारे में जान लेना बहुत मतलब लाइक इम्पोर्टेंट होता है। एंड नाउ व्हेन वी सी द बायोपिक, क्रिकेटर पे बनती है या फिर कोई स्टार्स पे बन जाती है, पर एक साइंटिस्ट पे, इतने बड़े कलाकार पे, इतने बड़े साइंटिस्ट पे बायोपिक बनना इज अ बिग थिंग सर। So what was the difficult part? And आपने ये इनके लिए बायोपिक बनाना क्या कुछ दिमाग में था सर आपके?
आप सही कह रहे हैं। अगर मैं बायोपिक एक क्रिकेटर के बारे में या एक फाइटर के बारे में या एक डांसर के बारे में या सिंगर के बारे में बनाता तो पब्लिक को ये बताना कि ये अच्छे सिंगर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत आसान हो जाता, क्योंकि हम विजुअली दिखा सकते हैं कि भाई अच्छा नाच रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। पर एक रॉकेट साइंटिस्ट की क्षमता मैं आपको कैसे समझाऊं, और वो भी साधारण रॉकेट साइंटिस्ट और जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट के बीच के फ़र्क मैं आपको कैसे समझाऊं। तो ये समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया, और समझते समझते एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखना, एक ऐसी कहानी लिखना जहाँ पे लोग ये भी समझे कि ये रॉकेट साइंस है, इसलिए मुझे सब कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी सही हो, लेकिन जिसे रॉकेट साइंस समझ में आए उसे भी लगे कि वाह यार नंबी नारायण ने क्या हासिल किया है। ये मेरे लिए राइटिंग वाइज बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैंने इसको क्रैक कर लिया मुझे बाकी सब चीज़ें आसान लगने लगी। हेलो सॉरी, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। हेलो हाय मैडी, नेहा फ्रॉम Hi, आज hi. तक। मेरा 2 सवाल है। एक तो कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे दिखाया गया और जिस तरीके का रिस्पांस रहा वो कितना ओवरवेलमिंग था आपके लिए, और वो उसके बारे में वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं। तो जब हम सेलेक्ट हो गए कांस के लिए तो मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पिक्चर रिलीज होने से 1 महीने पहले वो पिक्चर पब्लिक को दिखाई जाएगी, और वो भी कैन में जहाँ पे लोग ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाते। अगर पिक्चर अच्छी नहीं है तो उठ के चले जाएंगे या फिर आपको आपकी इज्जत नीलाम कर देंगे। तो मुझे लगा कि पब्लिसिटी अच्छी होगी, लेकिन अगर पिक्चर समझ में नहीं है और पसंद नहीं है लोगों को तो मेरी बैंड बज जाएंगे। फिर भी हमने कहा कि यार इतनी दूर पहुंच गए हैं, चलो कर ही लेते हैं। और जब पिक्चर दिखाई जा रही थी मैं बाहर बैठकर बहुत प्रे किया हूँ। मुझे सिर्फ ये डर था कि जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा करके ये पिक्चर को वहाँ इंटरनेशनल इसका जो प्रीमियर करवाया है, कम से कम उनको मैं एम्बैरस ना करूँ, क्योंकि इतना दूर ले जाके इंडिया पिक्चर दिखा के आप एम्बैरस कर दोगे तो मतलब इससे बड़ा ये नहीं हो सकता। बट थैंकफुली जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई और पिक्चर ख़त्म हुई तो सब उठकर ताली मारने लगे, और कुछ 10 मिनट तक लगातार उन्होंने ताली मारा। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए ताली मार रहे थे या मेरी एक्टिंग के लिए मार रहे थे, लेकिन मुझे यकीनन पता है कि वो नंबी नारायण साहब के लिए मार रहे थे, जिसकी वजह से मुझे तसल्ली हो गई कि भैया मैंने फुद्दू फिल्म नहीं बनाई है। अब थिएटर में जो होगा सो होगा, लेकिन ठीक ठाक फिल्म तो बनी है। टॉकिंग अबाउट थिएटर, तो थिएटर में आफ्टर पोस्ट कोरोना जो है वो बहुत ही मतलब वो रॉकेट साइंस हो गया उसके बॉक्स ऑफिस के मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कितना टेंशन या प्रेशर है एक बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को लेकर? मुझे तो एक्चुअली रिलीफ है कि 6 साल के बाद ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। हाँ, जहाँ तक इसका आउटकम है वो तो मैं इतनी पिक्चरें रिलीज़ कर चुका हूँ कि मुझे पता है कि कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर हमें पता है कि पूरे तहे दिल से हमने ये फिल्म बनाया है, और अगर चल जाए तो अच्छी है, सोने पे सुहागा। अगर नहीं चलती है तो फिर हम अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक बॉक्स ऑफिस में परफॉर्मेंस की बात है, इट्स नॉट सच अ रॉकेट साइंस। हाल ही में जितने भी बड़े पिक्चरें हिट हुई हैं उसमें हमने ये चीज़ कॉमन दिखा है कि चाहे वो पुष्पा हो, RRR हो, बाहुबली हो, गंगूबाई हो, या कश्मीर फाइल्स या भूल भुलैया, वो कोई भी फिल्म आसान से 1.5 महीने में 2 महीने में बनने वाली फिल्में नहीं है। उसमें सारे एक्टर बहुत हार्ड वर्क करके उसी पिक्चर में कई सालों तक वो जुड़े रहे और बड़े कमिटमेंट के साथ उन्होंने वो पिक्चर की है। तो अगर वो कोई पैटर्न है तो शायद हम इसमें बच जाएंगे, ये मेरा मानना है। Hi, Sir, Shadma. hi. Hi. Amit here from Hi, hi. Henrik Bhaskar to your left. Sir, मतलब इतने लंबे समय तक फिल्म के साथ अटैच रहना, ये रिस्क भी है, इसको आप रिस्क भी लेते हैं बिकॉज आप इसमें मतलब हाँ सिर्फ एक्टर बल्कि डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए हैं। सो कितना जोखिम भरा इसको मान रहे हैं आप स्टेप? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पागलपन थी, क्योंकि हम तो लॉजिक के साथ जा ही नहीं रहे थे इस पिक्चर को लेकर। जो मेरी मार्केट है उससे कहीं ज़्यादा इसकी फिल्म की बजट है, और एक नए डायरेक्टर को इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इतने बड़े बजट के साथ, और एक ऐसी पिक्चर बनाना जो 3 लैंग्वेज में करेंगे, 8 कंट्री में शूट करेंगे, रॉकेट साइंस के बारे में भी है, जबड़ा भी तोड़वाएंगे, मोटे भी होंगे, पतले भी होंगे, ये सब मतलब अगर कोई अभी मुड़कर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है तू क्या सोच रहा था भाई, तेरे पैसे तो गए। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इट लुक्स लाइक अ सेंसिबल डिसीजन। पर हम क्या करें, हमारे सर पे तो जुनून चढ़ा हुआ था कि हमको नंबी नारायण साहब की कहानी बतानी है। हमें मतलब वो लग रहा था कि देयर इज नो वे वी कैन नॉट टेल हिज स्टोरी, देयर इज नो वे दैट इंडिया कैन लूज आउट ऑन इंटेलेक्चुअल कैपिटल व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड नथिंग एल्स मैटर्ड आफ्टर दैट। यार, आई नो व्हाट यू आर सेइंग इज प्रैक्टिकली ट्रू इफ यू हैव टू लुक एट इट pragmatically. We're completely dumb people to have backed this film, but all great things have dumb beginnings, I guess. और आपके क्लोज फ्रेंड है हिरानी सर जी, और वो मतलब आपके साथ आए भी थे साला खड़ूस जी। को किया था, तो मतलब क्या उनको भी अप्रोच किया था कि यार आप आओ प्लीज डायरेक्ट करो, या फिर मतलब क्या तरीका रहा था आपका? देखिए, एंड वक्त पर मैं डायरेक्टर बना,
तो मुझे किसी से सलाह लेने का वक्त ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि राजकुमार हिरानी साहब या मणिरत्नम साहब या राकेश मेहरा साहब, इनको मैं मतलब इनसे कि मैं क्या पूछता, ये तो ऐसी एक सब्जेक्ट है तो मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूँ, ना कोई ऐसी फिल्म बनी है कभी, ना ये मुझे बता पाते कि यार क्रायोजेनिक इंजन का जो थ्रस्टर है उसका एंगल क्या होना चाहिए, या फिर 3 लैंग्वेज को किसी ने पहले कभी नहीं शूट किया 3 लैंग्वेज में, तो किससे शूट किया जाए, तो सारा प्रोसेस तो मुझे ही डेवलप करना पड़ा। तो मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया, मैंने बस ख़त्म करने के बाद कुछ सीन्स लोगों को दिखाए और उनसे सलाह ली, बट आई डिडंट कांटेक्ट देम एट ऑल। तो मतलब इस स्टेज पर अभी इस वक्त कौन से OTT के मतलब प्लेयर वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? बिकॉज इस तरह की सेंसिबिलिटी की फिल्म अमेजोन या नेटफ्लिक्स को बिल्कुल वो उनके लिए एप्ट हो सकता है। और इधर इंडिया में कौन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है और कितने नंबर ऑफ स्क्रीन काउंट्स आप लोग सोच रहे हैं? तो इंडिया पे UFO डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ, वो लिखा हुआ है वहाँ पे, प्रोड्यूसर ये हैं वर्गीस मूलन ट्राई कलर्स और 27th, और इसके जो साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो रेड जायंट्स, और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं यशराज। तो अभी तक प्रिंट्स फाइनलाइज नहीं हुआ क्योंकि पहले तो जुग जुग जो रिलीज़ होगी फिर हमको पता चलेगा कितना थिएटर हमें मिलेंगे, तो पर मुझे लगता है कि काफ़ी वाइड रिलीज़ होगी। और ये जो कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश में रिलीज़ हो रही है, आई थिंक इट विल बी अ सब्सटैंशियल रिलीज, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। Hi, sir. And OTT, we are still figuring it out, and we'll work it out and let you know when we have a locked scene. Hello, Manny. This Hi. is Nikita from India Forums. Hi. I wanted to ask you, नंबी सर का रिएक्शन क्या था जब इन्होंने ये फिल्म देखी? मैं हर बात तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लगेगा कि ये छोटी भी बड़ी बात है, पर मुझे पता है कि नंबी नारायण सर की खासियत ये है कि जब भी आप उनसे कोई सवाल पूछोगे तो वो इतने परसेप्टिव जीनियस हैं कि पहले वो सवाल का जवाब देंगे जो आपने पूछा, फिर उस सवाल का जवाब देंगे जिसकी वजह से आपने वो सवाल पूछा, और फिर वो सवाल का जवाब देंगे जो आपने नहीं पूछा और पूछने वाले हैं। दैट परसेप्टिव ये है। तो इनके साथ जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है बिकॉज इज वेरी वेरी स्मार्ट। When I showed him the film, it was in Juhu, in Andheri, and everybody in the office was pretending to, work really hard. When the film got over, he came out, and he said, Madhavan, where is the toilet? He went to the toilet, and he came out, and we're all waiting, हाथ पीछे करके, और सब लोग ना फोन पे बात कर रहे हैं, जैसे इग्नोर कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 6 बजे की मेरी फ्लाइट है ट्रिवेंड्रम, मैं एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ। मैंने कहा बस यही कहना आपको? उन्होंने कहा कि हाँ यार अभी टाइम, आई हैव टू गो। मैंने कहा सर पिक्चर कैसी लगी? जनरली हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं और जब भी हम प्रीमियर देखने जाते हैं या फिल्म की मतलब शो कराते हैं इंडस्ट्री वालों को, तो जब लोग आके बाहर आके कहते हैं कि ना भाई क्या पिक्चर तूने बनाई है, मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं पता लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब पिक्चर पिटी। अगर उन्होंने बाहर आते कहा कि यार वेयर डिड यू गेट द हीरोइन फ्रॉम, पिक्चर पिटी। उन्होंने अगर कहा कि यार इसका बजट क्या है, क्योंकि बस देखने में तो लगता बहुत बड़ी बजट फिल्म है, मतलब पिक्चर पिटी। अगर उन्होंने कहा कि लोकेशन कहाँ है, मतलब आपने कौन सा सीन पहले शूट किया, अगर ये सब चीज़ें वो कहते हैं इसका मतलब ये कि पिक्चर का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। पर अगर पिक्चर ख़त्म होने के बाद वो चुपचाप बाहर आए और एक दूसरे को देखे और भागते हुए लिफ्ट की ओर ना भागे और बिल्डिंग का ना छोड़ दे, लेकिन अगर वो मंडराते रहे तो आप समझ जाइए कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत चांसेस है कि पिक्चर बच जाएगी। ये ईर्ष्या में घूम रहे हैं और तारीफ करने से डर रहे हैं, पर उनको शायद पिक्चर अच्छी लगी। नंबी नारायण साहब तो मतलब उस बिल्डिंग में नहीं, शहर में ही नहीं रहना चाह रहे थे, वो फ्लाइट पकड़ के ट्रिवेंड्रम जा रहे हैं। तो लिफ्ट में गए और मैंने कहा सर बता दीजिए कुछ 18 लोग यहाँ पे हैं जो जानना चाहते हैं, दिल का दौरा पड़ जाएगा उनको। उन्होंने कहा कि यार बाहर आए, उन्होंने मुझे हक किया और फिर चले गए। उसके बाद ट्रिवेंड्रम से 8 बजे उनका फ़ोन आया, उस रॉकेट साइंटिस्ट ने 8 बजे मतलब 8 बजे फ़ोन आ जाएगा, और उन्होंने कहा कि माधवन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें देखी हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाएंगे, और मैंने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं देखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। आज मैंने ये पिक्चर देखी और सबसे पहले मुझे ये एहसास हो गया कि बहुत लोग इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे से जलेंगे, उन्हें ईर्ष्या होगी, और मैं पिछले 3 घंटे से ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात है इस फिल्म में जो झूठ है या जो हमने गलत कहा है अपने आप को ज़्यादा बढ़ा दिखाने के लिए, और उसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया आपने सच दिखाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक इस पिक्चर को देखकर क्या सोचती है, मैं उनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। मैं उस वक्त तक जिंदा रहना चाहता हूँ, जीने की इच्छा देने के लिए बहुत बहुत दुनिया। तो यार हम
बिल्कुल टच हो गए. अमेजिंग अमेजिंग. ऑल्सो Thank you. आपने अभी बताया कि यू विश्ड यू हैड 12 hours to show this movie. So what are जी. your thoughts on making a web series on the same? You know, I don't think that Nambi Narayan's sir's story can fit into the small screen. If you have to make it, you have to make it for the large screen. तो हो सकता है कि maybe part 2, part 3, but I don't know if I will direct it. I don't know. But I do feel that his story needs to be told. The rest of his story. Hi, sir. Hello, Shadma. sir. Yeah, hi. Yeah, hello, sir. This is Neeti Roy from Filmy Beat. सर, चूंकि आपने इस फिल्म का लेखन भी किया है, ये फिल्म एक साइंटिस्ट के बारे में है, उनकी, और ना सिर्फ उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बल्कि उनकी ज़िंदगी के बारे में है. जी. फिल्म लिखने के दौरान आपके फोकस में क्या था, या आपने क्या ध्यान में रखा था कि कॉमन पीपल भी इससे जुड़ सके, या क्योंकि वो साइंटिफिक फिल्म है. या देखिए, मैं मानता हूँ कि हम ना अपने ऑडियंस को बहुत कम क्रेडिट देते हैं, क्योंकि हमारे ही साइंटिस्ट हैं जो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्टों में से माने जाते हैं. फ्रॉम सुंदर पिच्चै तो सत्तर नडेला, ये लोग सब यहीं से गए हैं. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मेटावर्स और वेब 3.0, हमारे लोग जो झांसी में, लखनऊ में, ऐसे छोटे छोटे शहरों में ये लोग हैं, इनकी टोटल वैल्यू आज $15.2 बिलियन माने जाती है. तो इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे लगता है कि हम अपने आप को एक हॉर्स में डालकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसको सरल बनाएं ताकि ये समझ जाएं. सच तो ये कि हमसे बहुत ज़्यादा समझते हैं. ऐसा कोई फिल्म नहीं है जो हमने इतना टेक्निकली और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बनाया है कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा था. आई थिंक वी हैव टू, इनफैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू. मुझे लगता है कि वी हैव टू अप आवर एंटे एज स्टोरी टेलर्स, एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स एंड डायरेक्टर्स टू बी एबल टू अपील टू देम एंड गेट देयर रिस्पेक्ट बैक. आई थिंक वी आर बिगिनिंग टू लूज दैट अ लिटिल बिट. सर, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, इस फिल्म में शाहरुख खान और सूर्या सर ने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया है. उनके साथ अगर आप अपने बॉन्ड के बारे में कुछ शेयर करना चाहें तो. मैंने इस कहानी के बारे में जिक्र किया था खान साहब को व्हेन वी वर शूटिंग फॉर ज़ीरो, और उन्हें, मुझे नहीं लगा था कि वो सुन भी रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि अच्छा यार तू कुछ अलग करते रहता है, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ यू. फिर कई महीने के बाद जब पिक्चर बन गई और मैं उनके बर्थडे पे गया तो उन्होंने कहा कि मैडी, तुम्हारी वो जो रॉकेट वाली फिल्म है ना, मैं उसमें एक रोल करना चाहता हूँ. तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच. कहता है अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली करना चाहता हूँ. मैंने कहा सर थैंक यू. कहता है अरे यार इसको कोई समझाओ, मैं सीरियस हूँ. तो यार मैंने कहा ठीक है सर. और फिर उसके सारे दोस्त आ गए तो मैं चला गया सरिता के साथ. और 2 दिन बाद मेरी बीवी ने कहा कि यार वो खान साहब ने आपसे कहा है, जिक्र किया है, एटलीस्ट उनको थैंक यू तो कह दो कि वो तुम्हारे स्क्रिप्ट को आज तक याद रखें. तो जब मैंने उनके असिस्टेंट को मैसेज किया कि आप कह दीजिए, तो उनका फ़ोन आ गया उनके असिस्टेंट का कि मैडी, खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए. मैंने कहा यार ऐसी बातें मत करो, खामखा मैं ख्याल पुलाव में घूम जाऊँगा, मेरे को लगेगा कि यकीन है. तो उन्होंने कहा नो ही इज़ वेरी सीरियस. मैंने कहा मैं खान साहब को अपनी पिक्चर में बैकग्राउंड में नहीं पासिंग करा सकता, क्या कह रही हैं आप. मैंने कहा एक रोल है जो इम्पोर्टेंट है. उन्होंने कहा कि कितने डेट्स चाहिए. और फिर वो आए, वो अपने कैरावैन के लिए, असिस्टेंट के लिए या अपने कपड़ों के लिए भी पैसे तक नहीं लिया. वो आए, हिंदी और इंग्लिश में एक्टिंग की. उन्होंने मुझे मतलब टोटली फ्री, और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि हमारी जो इतनी बॉन्डिंग है ये हमारे लिए, मेरे लिए कर रहे हैं. लेकिन जिस वक्त ये जाकर नंबी नारायण साहब से मिले और उनकी आंखों में जो मैंने आदर और प्यार देखा, तब मैं समझ गया कि ये एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं. एंड सेम थिंग विद सूर्या, ही फ्लू विद हिज एंटायर क्रू फ्रॉम चेन्नई टू बॉम्बे. उन्होंने कहा कि खान साहब को डिस्टर्ब मत करो, वो जब शूट कर रहे हैं उसके बाद या पहले मैं शूट कर लूँगा. दैट मच ऑफ एडजस्टमेंट. ही ऑल्सो डिडंट टेक एनी मनी. तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं या नहीं, तो मैं बड़े तहे दिल से कहूँगा कि यार मैं तो टोटली आउटसाइडर हूँ. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इनसाइडर बन भी पाऊँगा. लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छे रहे हैं, और दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी व्हेन आई नीडेड देम. Hi, sir. Shadma this Thank side you. from Home Bollywood. आई वाज जस्ट थैंकिंग हर. थैंक यू. हाँ जी. So, सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि मुझे एंड मौके पर कहा गया था कि आपको फिल्म डायरेक्ट करनी है. What was इतने सारे डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद में कौन से एक ऐसे डायरेक्टर है जिनका ख्याल आपके दिमाग में आया हो आपको, क्योंकि डायरेक्टर की सीट संभालनी थी? मैं ना यही सोच पे पड़ गया कि मैं किसकी तरह ये फिल्म को डायरेक्ट करूं, किसकी तरह ये सेट को मेंटेन करूं. पर मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई ख्याल नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अलग थी, सेट में माहौल ही अलग था, साइंटिस्ट बात करने के तरीके ही अलग थे. Right. तो जो ड्रामा था मुझे लगा कि मैं मणिरत्नम स्टाइल में कर लूँगा. जो मजाकिया सीन थी मुझे लगा कि मैं राजकुमार हिरानी के स्टाइल में करूँगा. पर ये सब जब मैं शूट कर रहा था, ये सब मेरे जहन में आया ही नहीं, क्योंकि मैं इतना खुद डरा हुआ था ये जानने के लिए कि मैं शूट कर पा रहा हूँ जो मैंने इमेजिन किया,
कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाया, बिकॉज इट डिडंट हैव एनी कनेक्ट टू एनी ऑफ दीज फिल्म्स दैट आई हैड डन. एंड जैसे कि आपने कहा जुग जुग जियो रिलीज होने के बाद देखते हैं क्या होगा. डज दैट डिसअपॉइंट यू समवेयर और द अदर, या कुछ थॉट है दिमाग में? No, I really want the film to do well, because most people will come. The more the industry makes money, the more jobs we're able to do, Right. the more the kind of films we can do. And I really want to wish the cast and crew of Jug Jug all the best. Jug Jug Jio Bhailo, you really have to. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो सर, दिस इज Hi. पायल फ्रॉम नवराष्ट्र मीडिया. हाँ. मेरा सवाल ये है कि आपको रॉकेट साइंस में ये फिल्म बनाने से पहले भी इंटरेस्ट था क्या? हाँ, मुझे ना ये इंजीनियरिंग में और ये एरोस्पेस और पायलटिंग, और मैं खुद के एरोप्लेन बनाकर इंजीनियरिंग मतलब बनाकर हम लोग उड़ाते थे. मेरे दोस्त मिस्टर अरविंद हैं जिन्होंने ये बीमारी मुझे दी. एंड वी आर ऑल RC पायलट्स, सब कुछ था. वी ऑलवेज डन दिस. पर मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कभी किसी रॉकेट साइंटिस्ट से मिलूंगा, और वो भी ऐसे रॉकेट साइंटिस्ट जो ऐसा इंजन बनाया जो आज तक फेल ही नहीं हुआ है. वो सब मैंने कभी सोचा नहीं था. थैंक यू. Thank you. Hi. हाय माधवन. Hi. माधवन, आप 20 साल से भी ज़्यादा समय से आपने पहले 20 साल से पहले हिंदी फिल्म में काम किया था, साउथ की फिल्मों में लगातार काम करते रहे हैं. दोनों इंडस्ट्री से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं. आजकल जो बहस चल रही है साउथ इंडियन फिल्म्स को लेकर, बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं RRR, KGF, पुष्पा, और जो स्पेक्टेकल फिल्म बन रही है, बहुत लार्ज स्केल पे फिल्में बन रही हैं, और हिंदी की फिल्में बहुत कम चल रही हैं. हाल ही में 2-4 फिल्में चली हैं, भूल भुलैया, कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई. उसके अलावा फिल्में चली नहीं है अगर उस सेंस में देखा जाए. इस पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप दोनों इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, दोनों के ऑडियंस से वाकिफ़ हैं, आप समझते हैं दोनों तरह के सिनेमा को, साउथ के सिनेमा को भी और हिंदी सिनेमा को भी. तो किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरी बहस को? देखिए, हकीकत ये है कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, KGF 1, KGF 2 एंड पुष्पा, ये फिल्में हैं जो हिंदी फिल्मों से ज़्यादा कमा पाई हैं. और वो इसलिए शायद इनके फ़ैन फॉलोइंग्स ऑल ओवर इंडिया रहे हैं और ये बड़े स्केल पे बनी है. पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी फिल्में नहीं चली हैं. जैसे आपने खुद ही कहा, गंगूबाई से लेकर कश्मीर फाइल से लेकर ये भूल भुलैया तक, वो भी बड़े बड़े हिट, और छोटे मोटे हिट नहीं, बड़े बड़े हिट हुए हैं. पर मुझे लगता है कि ये जो कोविड एरा के बाद लोगों की फितरत बदल गई है ना, तो स्क्रिप्ट्स अगर कोविड प्रूफ नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कोविड के बाद ना लोगों का सहन शक्ति कम हो गया है, पेशेंस कम हो गया है. तो स्क्रीन प्ले में जो पेसिंग की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि फिल्म जल्दी से आगे बढ़ रही है, वो शायद फिल्मों में न होने की वजह से फिल्में नहीं चल रही होंगी. ये मेरा मानना है. दूसरी बात ये है कि ये सारी फिल्में जो चली हैं, उसमें जैसे मैंने पहले बताया था, सारे एक्टरों ने बहुत हार्ड वर्क किया. आप RRR देख लीजिए तो आप एक्टरों की वजह से आप कहोगे कि यार ये पिक्चर इतनी अच्छी है. चाहे वो पुष्पा हो जाए, जहाँ पे उन्होंने टोटली कैरेक्टर मेंटेन किया है थ्रू आउट, क्योंकि अल्लू अर्जुन कमाल के दिखने के हैं, अच्छे डांसर हैं, पर उस फिल्म में उन्होंने वो कैरेक्टर मेंटेन करते हुए रोमांस किया है, डांस भी किया है. तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टर के साथ जो कमिटमेंट है, जहाँ पे पिक्चर 3-4 महीने के अंदर नहीं बनते लेकिन सालों में लग जाते हैं, उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़. बट फिर भी मैं ये कह दूँ कि एनालाइज करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इंडस्ट्री में द रूल इज दैट द डे यू थिंक देयर इज अ रूल, यू हैव लॉस्ट इट, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट अ चेंजिंग सिनेरियो. And I hope that in the years to come, in the days to come, other films also will do well and another pattern will set in. But I don't think we can actually predict how the industry will react. Hello, yeah. Okay. Madhavan over here. Ji. Sir, today's world is a commercial world. People make commercial way to earn money. That is open. After that also you thought of this subject. Was it your patriotism or to make this movie of this kind? Because this is the most commercial subject there is. इससे ज़्यादा कमर्शियल फिल्म है नहीं. आप कमर्शियल को डिफाइन करें. क्या कमर्शियल का मतलब ये है कि 2 गाने 4 फाइट्स? तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जो ये चली नहीं है, खास करके हाल ही में. तो कमर्शियल का मतलब ये है कि इट हैज़ टू बी अ मीनिंगफुल फिल्म, इट हैज़ टू हैव कंटेंट. एंड ऑन दैट फ्रंट 6 साल पहले मुझे पता चल गया था कि इसमें कंटेंट तो भर भर के है. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट फ्रंट एट ऑल. Sir, overall this movie from starting till date, what was the time like? कितने बरस लगे आपको? और about ये एक question, और second thing, are you satisfied? Have you given justice to the role for sir? So I started the film in the end of 2016. It is releasing in 2022. तो 6 साल तो लग ही गए. Like I said, not just my role. I'm very satisfied with the way
the film has turned out compared to the script we had written. So it is as close to the script as possible, and that, I think, is our small victory. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Yeah, okay. Friends from the media here, I hope you enjoy the food that is waiting for you outside. Please partake in the meals. Thank you. We'll see. Fingers crossed. That's true. That's true. Thank you. Can I have I'm going tomorrow. Sir, ready? Yeah, absolutely. Absolutely. Thank you, gentlemen. Thank you. Thank you. Thank you. Taking 50 veterans to very nice. I've already taken a picture. साथ शुरू करना चाहता हूँ कि ये पिक्चर बनी कैसे, बनी क्यों और इसकी खासियत क्या है। विक्रम इधर अमक पिक्चर खत्म करके तमिल में जब मैं सोच रहा था कि मैं पुअर मैन जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनेगी, तो हम इस तुच्छ और बहुत ही नीच